वेलकम टू एजू स्टडी एक्स। मैं मोहम्मद आसिफ, आपके मैथ का मेंटोर। जैसा कि अर्पित सर ने आपको बताया था कि एनालिसिस में उन्होंने कि आज आपको मैथ्स के क्वेश्चन नहीं कराएंगे, मैथ्स का क्वेश्चन आज मैं कराऊंगा। तो हमने क्या किया है, बोथ शिफ्ट के जो अच्छे क्वेश्चन हमें मिले हमने उनको पिक कर लिया है और पिक करने के बाद उनको बाइलिंगुअल आपके सामने इस तरह से हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है सर, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आते हैं पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, हिंदी में पढ़ें, हिंदी में, ठीक है। तीन घन की भुजाएं क्रमशः आपको 3, 4 और 5 दी हुई है, यानी कि आपका घन था, तीन घन थे, ठीक है। आपको तीन घन दिए हुए थे जिनकी साइड थी एक की 3, एक की 4, एक की 5, ठीक है। आगे बोला है उन्हें पिघलाने के बाद एक नया घन बनाया गया है, इन सभी को मेल्ट किया गया। इस तरह क्वेश्चन मैं आपको और भी पहले भी करा चुका हूँ, आज फिर करा दे रहा हूँ। इसको जब हम मेल्ट करेंगे एक नया क्यूब का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है सर, एक नया क्यूब बनेगा। अब जब ये नया क्यूब बना है और इनको मेल्ट करने के बाद बना है तो इन सबका जो भी आयतन होगा और ये जो नया बनेगा इसका आयतन बराबर होगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर इसको हम नाम दे दें A1, इसको A2 और इसको A3, ठीक है, और इसको नाम देते हैं A4, तो मैं ये कहूँगा कि और क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लिख देता हूँ घन का आयतन। घन का आयतन फॉर्मूला आप सभी जानते हैं क्या होता है, साइड का क्यूब होता है, ठीक है सर, साइड का क्यूब। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, A1 का होल क्यूब, ठीक है, A2 का होल क्यूब प्लस A3 का होल क्यूब, ठीक है सर, यहाँ तक एग्री। तो ये आपके A4 के होल क्यूब के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब आपको A1, अगर A1 की जगह आपके पास 3 है यानी 3 का क्यूब, ठीक है। A2 आपके पास 4 है, 4 का क्यूब करेंगे आप, ये क्यूब है। और आपके पास A5 है, या माफ़ कीजिएगा A3 है जिसकी वैल्यू 5 है, तो ये इसका क्यूब। और ये तुम्हारे जो तुम्हें साइड से ये A4 इसके होल क्यूब के बराबर आनी है, ठीक है। इतनी बात अगर तुम्हें समझ में आ गई तो अब तुम इसको लिखो 27, इसको लिखोगे तुम 64 और इसको लिखोगे तुम 125। इसको तुम जोड़ो, जोड़ के तुम हमें बताना कितना आएगा, लेकिन हम तुम्हें बता दे रहे हैं कि 216 आएगा। ये हमें पता है कि ये 216 आता है, अब कैसे आता है ये अभी आपको बता दूंगा। और ये भी पता है कि ये 6 का क्यूब होता है। तो यहाँ से हमको एक बात तो समझ में आ गई, जो हमारा A4 बना, समझ रहे हो, A4 इसकी साइड होगी तुम्हारी 6। अगर तुमको ये बात क्लियर हो गई तो अब समझो मेरी बात। अब तुम एक चीज़ याद करो, कुछ फॉर्मेशन होते हैं जैसे तुम्हें पाइथागोरस थ्योरम दी जाती हैं, उसमें 3 आपका 4, 5 का ट्रिपलेट होता है, ठीक है। आपका ट्रिपलेट एक और भी होता है जैसे कि 5, 12, 13 एक ट्रिपलेट ही होता है। उसी तरह से आपके क्या करते हैं कि जैसे कि घन, यहाँ तक तो बात 2D में चलती है, लेकिन यहाँ बात 3D में आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे आप देखते हैं ना होल स्क्वायर, आप बोलते हो सेंटीमीटर स्क्वायर, आपका एरिया जो भी होता है वो 2D होता है। या बोल सकते हैं कि वहाँ पर सिर्फ दो चीज़ों का मल्टीप्लाई होता है, लेकिन जब आप आएंगे आयतन में तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर क्यूब का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पर एरिया 2D ने हम बोल के 3D बोल सकते हैं, अगर ये बात समझ में आई। अब तुम जैसे कि यहाँ पाइथागोरस थ्योरम से जानते हो 3, 4, 5 ये तुम्हारी ट्रिपलेट है, 5, 12, 13 ट्रिपलेट है। उसी तरह से इसमें भी क्या होता है, 3, 4 और 5 अगर इनको मिलाकर कभी भी कोई क्यूब बनाया जाएगा तो उसकी साइड 6 हो जाएगी। ये होता है बेसिक कुछ फंडे हैं जिन्हें आपको याद होने चाहिए, इससे आपका बहुत सारा टाइम सेव होगा। इस तरह की मेरे पास और भी वैल्यू हैं, मैं आपको आगे कभी शेयर करूंगा, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए सफिशिएंट होगी। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा, ये दो एक्चुअली यहाँ पर है, थोड़ी सी टाइपिंग एरर है, इंग्लिश में बाकी ठीक लिखा हुआ है। इफ द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 2 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट एंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल। सबसे पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको समझाने में मुझे आसानी हो। ये हो गया ट्राइंगल आपका, ठीक है सर। ये है इसकी हाइट, और हाइट जो भी होती है आप जानते हैं ये 90 पे होती है, ठीक है ना, एल्टीट्यूड जिसे बोला जाता है। हाइट हो गई आपकी ये हो गई आपकी साइड, इसको नाम ए दे लीजिए। अब समबाहु त्रिभुज है तो सभी साइड ए होंगी, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। इतनी चीज समझ में आ गई तुमको। तो अब तुम एक बात समझो मेरी, और तुम्हें त्रिभुज, जब भी समबाहु त्रिभुज होता है उसका एरिया, तो एरिया उसका तुम क्या बताते हो समबाहु त्रिभुज का, समबाहु का एरिया यानी कि क्षेत्रफल, तो तुम कहते हो कि √3/4 ए स्क्वायर। जहाँ ए तुम्हें यहाँ पर क्या दिया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 दिया हुआ है, तो तुम क्या करोगे, √3/4 लिखोगे और तुम 2 का स्क्वायर लिखोगे और सॉल्व करो इसको आगे, तो √3/4 इंटू 4, तो आया ओवरऑल √3, ठीक है। ये तुम्हारा आ गया एरिया यानी क्षेत्रफल आ गया। और तुम्हें अगर याद हो, मैंने अपने पुरानी वीडियोस में एक चीज़ में बता रखी है कि जब भी साइड 2 हो और इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, ठीक है, साइड तुम्हारी 2 होनी चाहिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा तो तुम्हारा इस कंडीशन में एरिया हो जाता है 3। और अगर साइड 4 है तो ऐसे में एरिया होता है तुम्हारा
4√3। ये कैसे हो जाता है, मैंने इसके लिए आपको बहुत ही डीपली समझाया था अपने पुरानी वीडियोस में। मेंसुरेशन की वीडियोस थी, मेंसुरेशन नहीं था, आपको मैंने प्रोवाइड कराया था फैब में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ फैब, इस तरह से 4 सीरीज थी, उन्हीं में ये क्वेश्चन बहुत डीपली डिस्कस किया था। जैसे में आप विद इन 30 सेकेंड आप आंसर पता ले जाओगे। आपको कोई भी वैल्यू दी होगी, आप दो को चेक करोगे, दो को बेस बना के उस वैल्यू को चेक करोगे। आप जब आप चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा वहाँ पे कितने का होल स्क्वायर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे हमारी एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि हमें एरिया यहाँ से मिल गया। दूसरा हमसे पूछा हाइट। हाइट हमसे पूछा कि हाइट क्या होता है। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, सबसे पहले एक बेसिक रिलेशन होता है, अगर तुम्हारी साइड 2 है तो हाइट तुम्हारी 3√3 होती है। ये बेसिक रिलेशन होता है। ये तुम्हें मतलब कि अब एक जनरल सी बात है, अगर जैसे कोई भी चीज़ है, हाँ सपोज भी बात समझो, एक रेलगाड़ी है और एक बस है, तो कौन तेज चलता है? ऑब्वियस सी बात है, जानते हो कि भाई रेलगाड़ी वो तेज चलती है। तो कुछ चीज़ें फैक्ट होती हैं, वो हमें याद करनी होती हैं। ऐसा नहीं कि बहुत रटना, रटना नहीं बोलते हैं इसको बोलते हैं कुछ ऐसी चीज़ें याद करना जो तुम्हें टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो तुम्हारे लिए। ठीक है ना, बस वही चीज़ है। जब भी एक जनरल कंडीशन हो, जनरल कंडीशन की बात कर रहा हूँ मैं, जनरल कंडीशन में आपकी साइड अगर 2 है तो हाइट आपकी √3 होती है। इसी के लिए हम फॉर्मूला भी लिखते हैं और कुछ इस तरह से लिखते हैं कि आपको हाइट और साइड में जो रेशियो होता है वो √3/a का होता है। ये आप फॉर्मूला भी लगाते हैं, आपको वहाँ से भी ये चीज़ मिलती है। तो अब आप देख सकते हैं, अगर आपको √3/2, यहाँ पे 2 है, ठीक है सर। अब आपको मिल गया एरिया, एरिया आपका √3 आ गया। और अब आपको चाहिए क्या, ऊंचाई चाहिए। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, हाइट आपको चाहिए, साइड आपको 2 दे रखी है और √3/2 ये रिलेशन होता है, इसको हम करेंगे यूज़। तो आपको h यहाँ से मिल जाएगा √3। ठीक है, बाकी मैंने ये पहले भी बोल दिया था कि जब आपकी ये साइड 2 होगी तो बाय डिफ़ॉल्ट ये आपका √3 हो ही जाना है। और आप फॉर्मूले में भी रखेंगे, इस फॉर्मूले में अगर आप रखेंगे तो भी आपको यहाँ से वैल्यू √3 मिल रही है। इस तरह हमारा वो बात मतलब कि सत्य निकली या सत्यापित हुई इस तरह से। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को पढ़िए। यदि मूलधन है 42,000 रुपये, 12% ब्याज की दर है प्रति वर्ष, मतलब कि 12% ब्याज प्रति वर्ष की दर से लगाई गई है। समय आपको दिया है 2 वर्ष 8 महीने, यहाँ से लिखा हुआ है, इंग्लिश में देख लीजिएगा, 2 years and 8 months। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए, इसको बनाने के कई तरीके हैं। एक तो आप ट्री मेथड यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना, ट्री मेथड आप यूज़ कर सकते हो, जो कि बहुत बेसिक होता है, हर कोई यूज़ करता है। लेकिन मैं आपको इसको बताऊंगा रेशियो मेथड से। रेशियो मेथड से कैसे, 12 मंथ में 12, एक साल में 12 मंथ हुए, रेट ऑफ इंटरेस्ट तुमको 12 दी हुई है, 12% दी है 12 मंथ की। इस बात से एग्री करते हो मेरी? अगर तुम्हें 12 महीने की रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 दी है, अब तुम्हें 8 महीने की, हम कहें 8 महीने की बताओ मुझे जरा, 8 मंथ्स की, तो तुम कहोगे भैया ये तो हो गई तुम्हारी 8%। अच्छा, हमने कहा ठीक है, अब हम लगाएंगे रेशियो। तो पहले 1 साल, 2 साल और ये 2 साल 8 महीने वाली बात, इसको थोड़ा ध्यान से समझना मेरी बात, ठीक है। पहले जब 12% लगेगी, पहले साल में तो 12% ही लगेगी पहले साल में, दूसरे साल में भी 12% लगेगी। लेकिन जब तुम्हारा तीसरा साल आएगा, जो कि तीसरे साल में तुम्हें 8 महीने जाने हो, उसमें तुम्हारी रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी 8%, मतलब कि प्रभावी दर तुम्हारी हो जाएगी 8%। और जब 12% है तो तुम जानते हो, अगर कभी भी तुम्हारा लिखा होता है 12%, तुम क्या लिख सकते हो, 12/100 लिखोगे, इसको तुम लिख सकते हो 3, इसको लिखोगे 25। तो हम ये कहेंगे कि 25 बेस था और 3 इस पे बढ़ा। तो मतलब कि अगर कोई वैल्यू 25 थी, यानी कोई प्रिंसिपल 25 था, तो वो अमाउंट बना 28 का, क्योंकि 3 बढ़ा। दूसरे साल भी ये 25 से 28 हो गया। तीसरे साल जब ये बात आई तो ये तुम्हारा अब 25 से 28 नहीं होगा, क्योंकि 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और 8% के लिए तुम्हें इफेक्टिव जब जाओगे तो तुम 2/25 लिखोगे। समझ रहे हो हमारी बात? अगर तुम ये समझ में आ गया तो अब तुम यहाँ 25 से 28 नहीं, इस बार लिखोगे 27। बस यही एक ट्विस्ट था इसमें। अब तुमको क्या बोला है, मूलधन। मूलधन तुमको ये दिया है और मूलधन तुम्हारा होगा ये वाला, मतलब कि तुम इनका करोगे आपस में मल्टीप्लाई, 25 × 25 × 25, इसका मल्टीप्लाई, ये तुम्हें दिया हुआ है 4 to 3 टाइम्स 0 के, ठीक है। और तुमको निकालना कौन सा है, तुमको निकालना है अभी ये वाला है, 28 × 28 × 27। ऑलराइट, तो आपको इसको x मान लो, यहाँ से आप x फाइंड आउट करोगे और आपको बताना है क्या है, इंटरेस्ट बताना है। तो आप क्या करोगे, अमाउंट से जो आपका अमाउंट आएगा, यानी मिश्रधन आपका जो आएगा, उससे आप माइनस कर दोगे प्रिंसिपल को, ठीक है। समझ रहे हो हमारी बात? प्रिंसिपल को तुम मूलधन को कर दोगे माइनस। तो जब मूलधन तुम घटाओगे तो तुमको मिल जाएगा तुम्हारा
CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट तुम्हें तुम्हारा मिल जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया। अब बाकी एक चीज़ तुम और समझो, अगर तुम्हें एकदम जनरली समझना है तो तुम क्या जानते हो, फॉर्मूला बेसिक वाला जानते हो कि A बराबर P1 प्लस R अपॉन 100, ये वाला जानते हो, तुम इसमें लगाना, तुम्हारा दिमाग हो जाएगा इसमें ख़राब। ठीक है, ये कर सकते हो। एक तरीका और भी है, उसे कर सकते हो तुम। उसमें क्या करोगे तुम, तुम्हारा ये लिखा है 42,000, ठीक है, और तुम्हें कितना जाना है पहले 100, क्योंकि तुम्हें पहले रुको 8 पे चले जाओ, 8 पे मत जाओ, 12 पे जाओ, अच्छा तब ठीक रहेगा। जैसे कि तुमसे बोला ना कि पहले साल 12% ही प्रभावी रेट हो जाएगी तुम्हारी, तो ये लिख दो। दूसरे साल में फिर से तुम्हारी 12% प्रभावी रेट हुई, लेकिन जब तुम्हें 2 साल 8 महीने की बात हुई तो इस बार तुम्हारा ये 108 तक ही जाना है। इस तरह से भी तुम इसको सॉल्व कर लोगे। यहाँ से तुम्हें तुम्हारा क्या मिलेगा, तुमको मिल जाएगा तुम्हारा अमाउंट मिलेगा, फिर से तुम उसे प्रिंसिपल से घटाना और तुमको मिल जाएगा तुम्हारा CI। ठीक है, अगर तुम्हें समझ में आया तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इन 2 years is 240 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% पर एनम, फाइंड द प्रिंसिपल। मतलब भैया आपको ये बोला जा रहा है कि 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर तुम्हें दिया है, ये 240 यहाँ हो गया, 240 रुपये तुम्हें अंतर दिया हुआ है 2 साल का, और जो ब्याज की दर है वो 8% है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें बस 2 फॉर्मूले याद होने चाहिए। एक तो 2 years का याद कर लेना, एक हम तुम्हें बता दे रहे हैं 3 years के लिए, उसे भी तुम याद कर लेना। अगर पेपर का लेवल अच्छा हुआ तो तुमसे पूछ सकते हैं, वैसे जनरली नहीं पूछते, 2 साल तक ही पूछते हैं वो। 2 साल के लिए फॉर्मूला होता है तुम्हारा, बोले कि ये अंतर तो डिफरेंस लिखते, समझ में आप समझ जाओगे ना तुम। डिफरेंस जो तुम्हारा होगा वहाँ पर तुमको क्या करना होगा, इस सम यानी जो तुम्हें मूलधन दिया होगा वो तुम्हें रेट लिखना होगा, अपॉन में 100 लिखना होगा और इसका होल स्क्वायर कर देना होगा। बस याद रखना कि तुम्हें 2 साल के लिए चीज़ बोली गई हो कि 2 साल का CI और SI का डिफरेंस तुमको दिया हो, यानी अर्थात 2 साल का CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण ब्याज का तुम्हें अंतर दिया होना चाहिए। यहाँ पे तुम अंतर लिखोगे, यहाँ पे जो तुम्हें मूलधन दिया होगा उसको लिखोगे, नहीं दिया तो निकालोगे, रेट दिया होगा रेट को तुम 100 से डिवाइड करोगे और ऊपर होल स्क्वायर रखोगे। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया 2 साल के लिए। अब 3 साल के लिए तुम और लिखते जाओ इधर से। 3 साल का क्या होता है, पहले तो इतना सेम रहेगा, ये रहेगा R अपॉन 100 का, ये भी रहेगा। अब बढ़ता क्या है समझो, 300 प्लस R बढ़ता है और अपॉन में 100 और आ जाता है, ये तुम्हारा हो जाता है 3 ईयर का। अगर तुम्हें 3 साल के CI और SI का अगर डिफरेंस दिया है तो तुम इस चीज़ को यूज़ करना और तुम अपने आंसर को निकाल ले जाओगे। ठीक है, समझ में आई तुम्हें हमारी बात। अब साथ ही साथ एक चीज़ तुम और जानते जाओ, अक्सर तुमसे वो CI और SI 2 ईयर डिफरेंस, CI और SI 3 ईयर डिफरेंस, ये पूछ लेते हैं तुमसे वो। तो तुम्हें इसमें क्या करना है, 2 ईयर। देखो तुम एक चीज़ समझ पा रहे हो, जब 2 साल का अंतर होगा तो कम होगा और जब 3 साल का अंतर होगा तो ज़्यादा होगा। ठीक है, इतने समझदार तो तुम हो गई, ये तो मान के चले हम। तो जो जब आप इसको और इस इक्वेशन को यहाँ पर लाओगे, सब्स्टिट्यूट करोगे इस जगह पे, तो आपको क्या होगा, ये वैल्यू रिवर्स हो जाएगी। तो ऊपर आपका 100 आ जाएगा और नीचे आपका 300 प्लस R आ जाएगा। तो एक चीज़ तुम ये और नोट कर लो, ये 3 चीज़ें तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी CI और SI का डिफरेंस दे करके 2 साल का और 3 साल का तुमसे कहेगा इसका अनुपात बताओ कि ये 2 साल का और 3 साल का किस अनुपात में है। जब तुमसे ये बात कही जाए तुम सीधे इस फॉर्मूले का यूज़ करना और अपने आंसर को चट से निकाल देना विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ठीक है सर, चलते हैं अब आगे। अगला प्रश्न क्या है तुम्हारा, आफ्टर गिविंग द डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन एन आर्टिकल अ पर्सन गेट्स प्रॉफिट ऑफ 50%, व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ये तो हो गई इंग्लिश में। अब आते हैं हिंदी में। बोला गया तुमसे कि एक व्यक्ति किसी वस्तु पर 10% की छूट देने के बाद भी 50% का लाभ प्राप्त करता है। मतलब वो इतना चालाक था, उसने अपने पहले ही अपना जो MRP था इतना ऑलरेडी बढ़ा चुका था वो, कि उस पर इसने 10% का डिस्काउंट भी दिया। डिस्काउंट देने के बाद भी उसको 50% का हो गया प्रॉफिट। तो समझो उसने कितना चालाक होगा वो, कि उसने पहले अपने MRP बढ़ा लिया। MRP बढ़ाने के बाद आप जाते हो, जैसे कि मॉल वगैरह जाते हो, वो लोग यही करते हैं कि आपसे पहले MRP को काफ़ी हाई कर देते हैं, उसके बाद आपको अट्रैक्ट करने के लिए बोलते हैं 50% डिस्काउंट, जबकि ऑलरेडी वो कितना परसेंट बढ़ा चुके होते हैं। तो इससे मार्केटिंग की भाई एक हथकंडे होते हैं मेरे हिसाब से। ठीक है, और कुछ नहीं। खैर ये तो हो गई ज्ञान की बातें, क्वेश्चन पे आ जाओ, ज़्यादा बेहतर होगा। एक व्यक्ति किसी वस्तु पर 10% की छूट देने के बाद भी 50% का लाभ प्राप्त करता है। तो तुम 3 चीज़ें लिखो, एक तो लिखो MRP, एक लिखो डिस्काउंट, एक लिखो यहाँ पे तुम CP। अब मेरी बात समझना, MRP थी सपोज तुम्हारी 100, तुमने 10% का डिस्काउंट दिया है, ठीक है, तो कितना बचा, 90 बचा। अब और CP भी तुम मानो कितना है, 100।
बात समझना मेरी, CP या 100। अब तुमने जब MRP पे जब तुम डिस्काउंट दे दोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, SP मिलेगा। और जब तुम CP में प्रॉफिट जोड़ोगे तो भी तुम्हें SP मिलेगा। ये बात तुम्हें समझ में आई मेरी। इस तरह से समझो कि MRP है, MRP माइनस डिस्काउंट, MRP में डिस्काउंट को माइनस करो, ठीक है, और तुम्हारा जो CP है इसमें तुम प्रॉफिट को ऐड करो। तो ये अगर MRP से डिस्काउंट घटा दोगे तो भी तुम्हें SP ही मिलेगा, और तुम CP में प्रॉफिट जोड़ दोगे तो भी तुम्हें SP ही मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, हमने ये माना कि CP भी 100 है, लेकिन उसने बोला कि तुम्हें 50% का प्रॉफिट हुआ है, मतलब ये 150 हुआ। इसकी वैल्यू के रिगार्डिंग देखा जाए तो इस वैल्यू से 100 से 150 हुआ। लेकिन अब तुम देख रहे हो कि यहाँ पे तो चीज़ दिक्कत कर रही है, यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 150 है। तो तुम्हें अब क्या करना है, इन दोनों चीज़ों को करना होगा इक्वेट। अब इक्वेट कराने के लिए तुम एक काम कर सकते हो, क्या, अगर 15 अतिरिक्त 45 जानते हो तो अगर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ 5 से करो, तो अगर तुमने ऊपर 5 से किया है इसमें तो तुम्हें 5 से इसमें भी करना पड़ेगा। नीचे तुमने किया है 3 से, तो ये इसके कॉरस्पॉन्ड कर रहा था इससे, तो इससे तुम्हें 3 का करना पड़ेगा। तो मतलब ये हो गया कि यहाँ तुम्हारा 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो MRP हुई 500, SP तुम्हारा 450 हुआ यहाँ पर, और तुम्हारा कॉस्ट प्राइस है 300। ठीक है, तुम्हें बात समझ में आ गई। तो उस वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा, तुमसे ये पूछा गया था, यही तुम्हें बताना था कि उस वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। देखिए यहाँ पे कुछ वैल्यू मिसिंग है, क्योंकि सिर्फ परसेंट पे दिया हुआ है तो सिर्फ परसेंट में ही आंसर आ जाएगा। कितने परसेंट हाई, यहाँ ये होना चाहिए कि कितना परसेंट उसको प्रॉफिट हुआ, या कितने परसेंट हाई रखा। देखिए क्वेश्चन गड़बड़ हुआ है, इसमें तुम एक काम कर सकते हो, ये पूछा गया होगा तुमसे कि MRP जो है तुम्हारे CP से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, ये रहा होगा क्वेश्चन। अदरवाइज यहाँ पे कोई ना कोई न्यूमेरिक वैल्यू दे जानी चाहिए थी, जो कि नहीं है। यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू मिसिंग है। यहाँ पर जब मिसिंग है तो हम ये समझ सकते हैं कि MRP पे और ये तुम्हारा CP इससे कितना बढ़ा करके रखा है, तो मैं ये परसेंटेज बताना है। मतलब कि 300 तुम्हारा CP है, 500 तुम्हारा MRP है, ठीक है। तो पूरा कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आ गया होगा क्या क्या उसमें हो सकता है। बाकी जो पूछ ले वो तो बीच की बात है, तुम समझ जाओगे, लेकिन तुम्हें पूरी चीज़ जो हो सकती है वो मैंने बता दी। ठीक है, यहाँ से तुम समझ सकते हो कि तुम्हारा MRP अगर 500 है, कॉस्ट प्राइस 300 है, तो तुमने 200 रुपये बढ़ाए MRP पर, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस तुम्हारी 300 रुपये थी, तो तुमने कितना बढ़ा दिया, ये देखो तुम यहाँ से, इससे तुम इसे काटोगे, इसे तुम लिखोगे 200/3, तो इसको तुम 66 सही 0.66 तरह से लिख दोगे। तो उसने क्या किया था, अपनी कॉस्ट प्राइस को 66.67% बढ़ा करके रखा हुआ था। इतना बढ़ाया, उसके बाद उसने इस पर 10% का डिस्काउंट दिया। 10% डिस्काउंट देने के बाद भी उसे 50% का हो गया प्रॉफिट। समझ रहे हो मेरी बात, ये थी पूरी कहानी। अगर समझ में आ गई तो चलते हैं अब आगे। ये सभी क्वेश्चन आज 17 Feb जो आपका NTPC का एग्जाम हुआ था उसी से हमने लिए हैं। जो क्वेश्चन हमें अच्छे लगे, डिस्कस करने के लायक लगे हैं, उन्हें हमने यहाँ पे पिक कर लिया और आपके सामने सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, समझ लीजिए। मैन बोला, मतलब कि क्वेश्चन लैंग्वेज में था कि 8 आदमी हैं, प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हैं, तो 20 दिन में कोई काम खत्म कर देते हैं। फिर अगली कंडीशन क्या थी कि अगर 10 आदमी हों, ठीक है, और उनके दिन तुम्हें बताने को, लेकिन वो प्रतिदिन 12 घंटे काम करते हों। लेकिन इसके लिए मैं तुम्हें एक चीज़ बता रखी है, क्या, M1 D1 T1/W1 और M2 D2 T2/W2। जहाँ M1 होता है मैन पावर तुम्हारी, ये D जो है डेज को रिप्रेजेंट करेगा, T तुम्हारे टाइम या कितने आवर कितने घंटे कुछ भी होगा उसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और W होता है वर्क, बोलते हैं अगर 1/4 काम कर दिया, 3/5 काम करना है, इस तरह से बोले तो वो होता है तुम्हारा वर्क। लेकिन यहाँ पर ये हमें पोर्शन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो तुम्हें जो दिया है तुम उसको लिखो। पहले में तुम्हें मैन दिए हुए हैं कितने, 8 दिए हुए हैं, ठीक है, मैन लिख दिया तुमने। फिर तुमको दिया हुआ है 20 डेज, तुम्हें डेज दिए हैं 20, और तुमसे बोले ये 6 घंटे काम करते हैं, ठीक है। बाद में क्या हुआ, 10 आदमी 12 घंटे काम करते हैं, तो कितने दिन लेंगे, तुम्हें यहाँ से डेज बताने कितने डेज लगेंगे, ये तुमको तब बताना है इस क्वेश्चन में। तो इसको तुम 6 दूनी 12, 12 से 1 कट गया, तो डेज हुए तुम्हारे 8, मीन्स 8 डेज लगने हैं, ये काम हो जाएगा अगर ये इस तरह से 12 घंटे काम करेंगे तो, ठीक है। M1 D1 ये रूल होता है, इसको फॉलो करते हैं, इसी को फॉलो करा करके आप इस क्वेश्चन को बहुत ही जल्द आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन, इसकी जो पूरी मैकेनिज्म है वो समझ लो तुम, बाकी तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ डिस्कस करने लायक है, और उसमें कुछ वैल्यू मिसिंग भी है इस तरह से मुझे लगा, ठीक है। बाकी एक चीज़ समझ लो तुम, जब भी तुम्हें A + B
प्लस सी का होल स्क्वायर दिया होता है, तुम क्या बोलते हो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम ए बी सी प्लस सी ए, इतना बोलते हो। तो तुम्हें यही दे रखा है यहाँ पे कि इसकी वैल्यू तुम्हें दे रखी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इसकी 2ab, क्या बोला इसने, 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। और तुम्हारा फिर ये बाद वाला, ये तुम्हारा अभी तो तुम्हारा ये वाला हमने यूज़ किया था यहाँ से, ठीक है। और ये जो तुम्हारा है ये वाला है 2 टाइम ए बी प्लस बी सी प्लस का सी ए। तो तुम देख पा रहे हो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर, इधर नीचे देखो तुम, ये तुम्हारा दो ये हैं टोटल कितने होगा 4, ए प्लस ए माफ करिएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। ये तुम्हारे हो गए। अब तुम देख सकते हो यहाँ पे तुम्हें क्या बोला कि ए प्लस बी प्लस सी पूछा गया तुमसे, तो कोई रिलेशन तो यहाँ से बन नहीं रहा है। और जब रिलेशन नहीं बनेगा तो कैसे सॉल्व कर ले जाओगे, या तो तुम्हें यहाँ पे कोई वैल्यू आगे दी होती तो तुम सॉल्व कर ले जाते। लेकिन इतना हो सकता है, ये हमारी सोच है कि यहाँ तक तो इतना हो सकता है कि ये हम कर सकते थे ऐसा। बाकी तुम वैल्यू पुटिंग कराओगे तो वो डिपेंड करेगा ऑप्शन पे, ऐसे वैल्यू पुट नहीं करा सकते हो तुम। जब तुम्हारे सामने ऑप्शन होंगे तब तुम देख के बताओगे कौन सी वैल्यू तुम्हें पुट करनी कौन सी नहीं करनी। बाकी ये फॉर्मूला होता है जनरली, इसका यूज़ करते हैं और आंसर निकल आता। इस फॉर्मूले पे बेस्ड ही क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। साथ ही मैं एक चीज़ और बता दूं थोड़ा एडवांस पे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। ये फॉर्मूला होता है तुम्हारा अगर ए क्यूब और प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इस तरह से दिया है तो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अगर इस पर भी क्वेश्चन आया तो अब तुम कर ले जाओगे। बाकी इस पर बेस्ड मैंने कुछ रूल्स बताए हुए हैं अपने पुराने वीडियोज़ में, अगर तुम उनको जाके देखोगे तो 100% तुम्हें जरूर बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। हो सके तो अगर तुम्हारे पास टाइम हो, तुम्हें लगे तुम्हारी ज़रूरत की चीज़ है, काम की चीज़ है, तुम्हारे काम आएगी, क्योंकि मुझे तो पता है ये बहुत काम आती है। और आपके एसएससी के मेंस में इस पर अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। इससे क्या थोड़ा बहुत चेंज होता है और वो आइडेंटिटी बनवा देते हैं, फिर वहाँ से सॉल्व कराते हैं। खैर ये तो हो गई आगे की बात, चलते हैं इस क्वेश्चन पे। इफ़ x/25 इज इक्वल टू 2 to 5/x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो तुम्हें एक चीज़ दिख रही है, तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करो x स्क्वायर और तुम इधर लिख दोगे 25 और इधर लिख दोगे 225, ठीक है। तुम अब क्या करो, इसको आसानी से सॉल्व करने के लिए इसको जानते हो, ये तुम्हारा है 5 का स्क्वायर और ये है तुम्हारा 15 का स्क्वायर, ठीक है। इसको इस तरह लिख लो। अब तुम x चाहते हो, स्क्वायर हटाना चाहते हो तो 5 का इधर से हटा दो स्क्वायर, इसका भी हटा दो, तो x तुम्हारा आ गया 75 और यही तुमसे उसने पूछा था, ठीक है। तो इस तरह से मेरे पास इतने ही क्वेश्चन थे आज, ठीक है। और बाकी तो हमें क्वेश्चन जो मिले, जो लगे कि हाँ आपको बताने लायक है, आपसे डिस्कस करने लायक है, वो हमने इस क्वेश्चन वीडियो में डिस्कस कर लिया। बाकी हमारी टीम ने आपके लिए फेज फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड का जीएस के कंपाइलेशन बना करके उसकी पीडीएफ अपने चैनल पे अपलोड कर दी है। साथ ही मैथ्स के भी जितने क्वेश्चन आए थे फेज फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड में, उसको भी पीडीएफ के फॉर्म में आपके टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, आपका डेली एनालिसिस कराया जा रहा है जीएस का, और मैथ्स का भी सर करा देते हैं साथ में। तो अब से क्या होगा कि मैथ्स के जो क्वेश्चन हमें ठीक लगेंगे उन्हें हम पिक करेंगे और उसके लिए आपको कुछ ही देर के बाद वो भी आपको मिल जाया करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपका जो सेशन था आपको ये आज का अच्छा लगा होगा। इसी तरह हमसे जुड़े रहें, और अगर आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, उनको भी फ़ायदा मिले, आपको भी फ़ायदा मिले। ओके, थैंक यू, सेशन इज डिसमिस्ड।